हेलो एवरीवन। मेरे पास एक बेसिक नोट है इकोनॉमी का, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के ढांचा को तो स्ट्रॉन्ग कर ही देगा और हम स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं एक कोचिंग सेंटर से बनाए हैं, तो इस नोट्स का कोई कॉपीराइट नहीं आ सकता और आपको भी सटीक इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली जो मैंने प्रिपरेशन किया है और मार्केट में जो लोग कर रहे हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड है। तो आप इस पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देख लीजिए और शायद हो सकता है कि मैं इससे आपके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता हूं और उन पॉइंट को भी पॉइंट आउट कर सकता हूं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मैंने ये पहला टॉपिक चूज़ किया है माइक्रो इकोनॉमी। इस माइक्रो इकोनॉमी को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं एक्चुअली कि माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमी में क्या अंतर है। बेसिकली जब आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिले जो फर्म लेवल की बात कर रहा हो, लेबर की बात कर रहा हो, वेज की बात कर रहा हो, किसी कंपनी की बेसिक चीज़ों को, बैंक से पहले तक की चीज़ों के बारे में बात कर रहा हो, इस रिलेटेड मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको माइक्रो इकोनॉमी के बेसिक्स तो क्लियर ही हो जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमी वो कहलाता है जब हम नेशनल लेवल पे किसी बड़े टॉपिक पे बात कर रहे हो, जैसे इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो, बजट की बात कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, आरबीआई ऐसे चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, फिजिकल डिफिसिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट होता है। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है कि माइक्रो और माइक्रो में क्या अंतर है। अब हम थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमी के हर एक टॉपिक को समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी समझ लेते हैं, जिसे मैं कहता हूँ माइक्रो स्टोरी। सच में ये छोटी सी स्टोरी है जिससे आपका पूरा फ्लो समझ में आ जाएगा। जब भी आप इकोनॉमी को पढ़ें तो ये समझें कि इसमें एक इकोनॉमी पानी की तरह फ्लो होने वाली चीज़ें हैं। जिस डायरेक्शन में डिमांड बढ़ेगी या कि सप्लाई बढ़े घटेगी उसी के हिसाब से इकोनॉमी का फ्लो होता जाएगा। मैंने जब इकोनॉमी को समझा तो इकोनॉमी में पहले मैंने ये समझा कि ये शुरू कहाँ से होती है। तो वो जो शुरू से जहाँ से होती है वही इकोनॉमी का माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट होता है। मान लीजिए कि एक एंटरप्रेन्योर है जो अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाहता है और कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए उनको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे उसको लैंड की ज़रूरत होगी, उसको लेबर की ज़रूरत होगी और कैपिटल की ज़रूरत होगी और एंटरप्रेन्योर खुद ही रहेगा एंटरप्रेन्योर। और ये सारे जो पार्ट होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट कहलाते हैं। जब वो एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाहेगा तो उसको जो लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड के लिए वो रेंट देगा, और लेबर की जब ज़रूरत पड़ेगी तो लेबर को वेच देगा, और जब उसको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी वो बैंक के पास जाएगा और बैंक से जब पैसे लेगा तो वो उसको इंटरेस्ट देगा। और जो एंटरप्रेन्योर को खुद जो सारी एक्टिविटी करने के बाद जो चीज़ें प्राप्त होंगी वो प्रॉफिट कहलाएगा। तो यूपीएससी में एक पीवाईक्यू था कि एक्चुअली जो ये प्रॉफिट है तो क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है या नहीं। तो ये ट्रू है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। अब जैसे ही वो अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर लेगा उसके बाद कोई एक प्रोडक्ट बनाएगा और उस प्रोडक्ट को ले जाएगा मार्केट के पास। जब वो मार्केट के पास अपने प्रोडक्ट को ले जाएगा तो मार्केट में सेल करने जाएगा तो एक्चुअली इस प्रोडक्ट को कौन खरीदेंगे? वही लोग होंगे जो उसकी कंपनी में किसी न किसी तरीके से काम कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि उसने लेट सपोज कि किसी एक नमक का पैकेट बना लिया। अब वो नमक का पैकेट कौन खरीदेगा? या तो वही कोई रेंट देने वाला होगा या लेबर देने होगा या लेबर होंगे, या कि अदर कोई लोग होंगे जो उस मार्केट से उसी प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। अब जब वो लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, लेट सपोज कि आपने अपनी कंपनी में काम करवाते समय उस व्यक्ति को, उस लेबर को 250 रुपये दिए कुछ हावर के। अब उसने जो प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए कि 50 रुपये खरीदा, अब जो शेष बचा है उसका मान लो 200 रुपये, वो क्या करेगा उसका? या तो अपने घर के किसी दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लगाएगा, या कि यदि उन सब में की ज़रूरत नहीं पड़ी तो पैसे को सेव करेगा। सेव करने के लिए बैंक जाएगा और बैंक की कनेक्टिविटी आरबीआई से होगी और ये आरबीआई ट्राई करेगा कि उस पैसे को फ्लो अच्छे से मैनेज करे। यही जो पानी वाली स्टोरी मैंने बताया कि अब देश लेवल के अलग अलग स्टेट में जैसे जैसे जो तरीका होगा और वर्ल्ड के अदर एरिया में जैसे इकोनॉमी की ज़रूरत होगी, वो बी ऑफ आप बैलेंस ऑफ पेमेंट आप पढ़ेंगे, वो सारी एक्टिविटी को यहाँ से परफॉर्म हो जाएगा। अब ये स्टोरी आ गई इंडिया लेवल पे। अब जैसे ही कोई स्टोरी इंडिया लेवल पे आ जाती है, बैंक से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड और इन्फ्लेशन से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो वो माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है यहाँ से। और अभी तक जो हमने ये समझा, ये सारी एक्टिविटी माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट होता है। ये हो गया बेसिक क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और जिससे हम समझ रहे होते हैं कि एक्चुअली जो हमारे क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सके, टेक आउट कर सके। जब मैंने पहले बताया कि माइक्रो और माइक्रो में क्या अंतर है, ये आपको क्लियर हो गया। हम दूसरे स्टेप में आते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी में एक्चुअली जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और जो लोगों की डिमांड होती है उसी के बेसिस पे तो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लोगों की डिमांड ना हो तो प्रोडक्ट ना बना जाएंगे। तो यहाँ पे सारा खेल होता है डिमांड एंड सप्लाई का
किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, पहले मेजर पॉइंट ये समझ लेते हैं। जब उस बंदे को उसकी डिज़ायर होगी, किसी प्रोडक्ट को ज़रूरत होगी उसकी, सिमिलरली जब उसके पास कैपेसिटी होगी उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेने के लिए, और जो भी प्राइस, ये सारी चीज़ें तभी काम करेंगी जब वो गिवन प्राइस पे वो बंदा कैपेबल होगा। यानी जो भी सप्लाई साइड से प्राइस डिसाइड कर दी जाएगी उस नमक की, उसके लिए यदि लोगों के पास डिज़ायर है, उस नमक की ज़रूरत है उनको, और वो कैपेबल है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, किस प्राइस पे, जिस प्राइस पे सप्लाई साइड से डिसाइड कर दिया गया है, तब हम कहेंगे कि डिमांड बढ़ रही है। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी तो जो प्रोड्यूसर होगा उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ट्राई करेगा। तो जैसे ही डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो ये कहलाता है डिमांड साइड का जो वो होता है, और डिमांड साइड में हमेशा कंज्यूमर होता है। अब हम आगे बात करते हैं, और जब समझ रहे होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, यही जो मैं डिमांड साइड बोल रहा था वो लॉ ऑफ डिमांड के, इसमें अजप्शन ये है कि कंज्यूमर की इनकम, यदि मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम ही कैपेबल नहीं है इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करेगा। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यदि इस बंदे का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बार बार चेंज होता जा रहा है, कभी वो किसी दूसरे कंपनी का नमक चाहता है, कभी दूसरे कंपनी का नमक चाहता है, तो एक कंपनी का सॉरी कुछ क्लियर नहीं हुआ, हाँ, इनकम बढ़ेगी, ये चीज़ें होंगी तभी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करेगा। यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, घट रही है, तो उसके हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करेगा। मान लीजिए उसकी इनकम बढ़ गई तो वो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करने का ट्राई करेगा। जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गई, मान लीजिए कि अभी दूसरे कंपनी का नमक पसंद करता है, कुछ समय बाद दूसरे कंपनी का नमक पसंद करता है, तो जिस कंपनी का कुछ समय तक उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसके सुटेबल रहा तो उसका डिमांड बढ़ता जाएगा। जैसे ही उसने उसको स्विच किया, दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने गया दूसरे कंपनी का, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो सप्लाई साइड वाला क्या करेगा, उसकी प्राइस को कम करना चाहेगा। यानी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पहला कंज्यूमर की इनकम, दूसरा उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तीसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा या नहीं। बेसिक यही है लॉ ऑफ डिमांड। अब आप इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में देखें तो मैंने इस तरीके से फार्मूला बनाया है कि यदि प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटेटिव डिमांड घट जाएगी। ये क्या है कि प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटेटिव डिमांड घट जाएगा। क्वांटिटेटिव में बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि यदि किसी पैकेट की प्राइस बढ़ गई, पर्टिकुलर समझ लीजिए नमक के पैकेट की प्राइस बढ़ गई, तो उसकी क्वांटिटी खरीदने वालों की लोगों की संख्या कम हो जाएगी, कम क्वांटिटी में बिकेगा। ये जो अब मान लीजिए कि MCQ एक ऐसा बन जाता है कि यदि प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाएगी, ये इन जनरल बोला जाता है। बट पैसिफिक, यदि किसी कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो आप, तो डेडिकेटेड हो, तो आपको जानना पड़ेगा कि क्वांटिटेटिव डिमांड घट जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है, एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकल में कॉन्सेप्ट होता है जिसमें अपन क्वांटिटेटिव डिमांड को एक साइड रखते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं और 1/, प्राइस रखते हैं। इसको हम सिमिलरली ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्राइस प्रोपोर्शनल 1/, क्वांटिटेटिव डिमांड। इट्स मीन क्या है कि यदि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटेटिव डिमांड कम हो जाएगा, यदि प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटेटिव डिमांड बढ़ जाएगा। ये एक बेसिक फार्मूला है जिससे आप लॉ ऑफ डिमांड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक कर्व देख लेते हैं। एक्चुअली UPSC में कर्व नहीं पूछता, बस बेसिक एक रखो। मान लो कि लेट करो कि एक साइड आप प्राइस को रखो, दूसरी साइड क्वांटिटेटिव डिमांड को रखो। सॉरी, अभी दिख नहीं रहा था, अब दिखेगा। अब यदि आप एक साइड, एक एक्सेस में प्राइस को रखो, अनदर एक्सेस में क्वांटिटेटिव डिमांड को रखो। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस पहले P1 थी, अब वो P2 हो गई है, यानी प्राइस बढ़ गई है। तो ये जो आपको लाइन दिख रही होगी, ये धीरे धीरे इस साइड आने लगेगी, यानी क्वांटिटेटिव डिमांड कम होती जाएगी और प्राइस जब बढ़ती जाएगी। और यदि प्राइस कमती जा रही है तो क्वांटिटेटिव डिमांड इस साइड बढ़ता जाएगा। यहीं हम शिफ्ट पढ़ेंगे, जब डिमांड कर्व की शिफ्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ भी कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। ये एक दो तरीके हैं, एक इस तरीके से आप मैथमेटिकल फॉर्मूले से समझ सकें, एक कर्व से समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेसिक डिफरेंस लिखा है कि डिमांड और क्वांटिटेटिव डिमांड में क्या डिफरेंस है, आप ये समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि यदि प्राइस बढ़ती जा रही है तो डिमांड कम होता जाएगा। यदि प्राइस कम होती जा रही है तो डिमांड बढ़ता जाएगा। बेसिक इसी से एक MCQ बनता है। वो MCQ क्या बनता है कि इनकम चेंज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्या ये ट्रू है? बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ। इनकम की बात कर रहा है, प्राइस की बात नहीं कर रहा है। इनकम इंडिविजुअल की होती है,
तो यहाँ पे हमने जो भी ये बनाया है, दो आपने कर्व देखे होंगे, ये देखे होंगे चार्ट, इसमें प्राइस लिखा है, इनकम नहीं लिखा है। तो यहीं पे टर्म से रिलेटेड यदि फंसाता है तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी यदि प्राइस बढ़ता है, प्राइस चेंज होने के समय में ट्रू है कि वो डिमांड कर्व चेंज होगा, बट इनकम बढ़ने घटने से, उसके चेंज से डिमांड कर्व में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब हम आगे मूव करते हैं, जब हम समझ रहे होते हैं कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब ये है कि जो हमने प्राइस और क्वांटिटेटिव डिमांड का एक चार्ट बनाया था, उसमें जिस तरीके से ये जो लाइन थी डिसाइड कर रही थी कि यदि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटेटिव डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वही कंडीशंस किन किन चीज़ों को लेके है, इनकम को लेके, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को लेके, और कुछ एक्सेप्शंस के बारे में हम बात करेंगे। यदि लेट करो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व देखना, इन केस ऑफ अदर फैक्टर, क्या क्या अदर फैक्टर, यदि इनकम बढ़ रहा है तो, यदि इंडिविजुअल की इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो ये जो कर्व है ये किधर मूव करेगा? राइट वर्ड, इस साइड मूव करेगा। और यदि इनकम घट रही है तो डिमांड भी कम हो जाएगा। तो ये जो कर्व है ये लेफ्ट वर्ड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि यदि कैपेसिटी, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है तो राइट वर्ड मूव कर रहा है, यदि लोगों की परचेसिंग पावर घट रही है तो लेफ्ट वर्ड मूव कर रहा है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक बने नहीं है, बस बेसिक समझने के लिए है। अब हम आगे कुछ गुड्स के बेसिस पे बताते हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं उनके बेसिस पे समझते हैं कि क्या ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं कि नहीं। ये मैंने कुछ एक्सेप्शन लिखे हैं। यदि एमसीक्यू में आपको कहीं भी ये टॉपिक मिले कि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं कि नहीं, तो आप सीधे मना कर देंगे कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। पहला इनकम, दूसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तीसरा स्पेकुलेशंस, चौथा है गिफ्ट एंड गुड। गिफ्ट एंड गुड का मतलब वो होता है, एक लंदन में इवेंट हुआ था गिफ्ट एंड पैराडॉक्स, उसमें क्या हुआ था कि किसी ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाना, इन्फीरियर गुड की प्राइस बढ़ जाना, अचानक बढ़ जाना, जो लोगों की एक्चुअली उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, वो गिफ्ट एंड गुड कहलाता है। बेवलेंट गुड पे भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता। बेवलेंट गुड मतलब वो अल्ट्रा लग्जरी गुड कहलाते हैं। और यदि अल्ट्रा लग्जरी गुड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो भी लोग खरीदते हैं, तो वहाँ लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता है। नेसेसरी गुड, वो नेसेसिटी गुड वो कहलाते हैं जो बेसिक लाइफ में यूज होते हैं। जैसे एक पोटैटो है, उसकी प्राइस बढ़े ज़्यादा ना घटे, इन सब पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लोगों को ज़रूरत है वो खरीदेगा ही। एक सब्स्टिट्यूट गुड का कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने डाला है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वो क्या होता है? ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है तब जब सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल होता है। उसका मीन्स क्या है कि मान लीजिए कि आप चाय हमेशा पीते हैं, अचानक चाय की प्राइस बढ़ गई तो आप कहाँ मूव कर जाएंगे? कॉफ़ी की ओर, क्योंकि चाय का सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल है मार्केट में। इसी तरीके से यदि पेट्रोल वाली गाड़ी को आप यूज कर रहे हो, अचानक पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए तो आप मूव कर जाओगे डीजल की साइड। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फॉलो होता है। बट यदि सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल नहीं है, यानी चाय का अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो चाय की कितनी भी प्राइस बढ़ती जाए लोगों की डिमांड ही खत्म हो जाएगी, या कि लोग उसी को खरीदते रह जाएंगे। तो यहाँ मैंने बोला है कि यदि सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल नहीं है तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड और माइक्रो इकोनॉमी के फर्स्ट फेज से रिलेटेड। यदि वीडियो ठीक लगी तो अच्छी बात है, और मैं ट्राई करूँगा दूसरे पार्ट को भी अपलोड करूँ।